नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका 8वां चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और मैं आपको बताता चलूं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ आज का हमारा तीसरा क्लास रहने वाला है। इससे पहले मैं अपने चैनल के ऊपर 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में जाकर के अंडरस्टैंड किया था। इससे पहली वाली जो क्लास थी यानी कि क्लास नंबर 2, वहां पर हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के मीनिंग को समझा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया क्यों जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से जुड़े हुए एग्जैक्टली पीवाईक्यूज किस तरीके के आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। इन तमाम मुद्दों पर मैंने सेकंड क्लास के अंदर चर्चा कर लिया है। आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाद आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट पूछा जाता है और आपका बैलेंस शीट पूछा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरीके का फॉर्मेट होता है, और बैलेंस शीट से जुड़े हुए तमाम न्यूमेरिकल को हम लोग आज की अपनी इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ एक एक कॉन्सेप्ट को बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। देखिए, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को समझने से पहले आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। उससे जुड़े हुए तमाम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, सर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर जो लास्ट में आपका सरप्लस निकलता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं आपका सीपीएल के अंदर। सीपीएल का मतलब होता है कॉस्टिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, और कुछ हिस्सा हमारा डब्ल्यूआईपी रिजर्व के अंदर चला जाता है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें निकालना होता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। जब आप लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं तो हमारे पास एक सर्टेन परसेंटेज आता है। वो परसेंटेज आपका लेस देन 25% होता है। अगर आपका 25% तक है तो आपका एक अलग क्राइटेरिया रहेगा बांटने का। अगर 25 से 50 के बीच में है तो अलग क्राइटेरिया होता है, 50 से 90 के बीच में है तो एक अलग फॉर्मूला लगता है, और अगर आपका 90 से बियॉन्ड जाता है तो आपका एक अलग फॉर्मूला लगता है। ये तमाम चीजों की जानकारी हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के दरमियान काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब बात आती है माय डियर फ्रेंड्स आपके कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट की। अब आप सभी जानते होंगे कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है। जो ठेकेदार होता है वो क्या होता है, जर्नल लैंग्वेज में आप लोग समझ लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टर होता है। और जो क्लाइंट है, जो अपना काम ठेकेदार से करवाता है, जो अपना काम ठेकेदार को सौंपता है, वो क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्टी होता है। तो यहां पर अगर आप लोग मोटा मोटा समझते हैं, लेट अस से हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हमने ये कंसीडर कर लिया है कि सर यहां पर हमारा जो प्रोजेक्ट था सर उसका कॉस्ट कितना था, 50 लाख का था। क्लियर है? तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि चीजें बेहतर रहे। हमने क्या माना है, सर हमारा जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट था वो आपने कितना कंसीडर किया है। अगर आप लोग प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो मैंने मान लिया कि वो आपका कितना कॉस्ट करता है, सर 50 लाख कॉस्ट करता है। क्लियर है? तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है जो पूरा का पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्टर को आपके काम कंप्लीट होने से पहले पकड़ा देता है। जो आपका सर्टिफाइड वर्क होता है, वर्क सर्टिफाइड होता है, उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा पैसा दिया जाता है। मैं मान लेता हूं जो कॉन्ट्रैक्टी है उसने इस 50 लाख को 3 किस्तों में दिया है, माने 3 हिस्सों में तोड़ करके दिया है। सबसे पहली जो आपकी फर्स्ट जो आपका उसको पेमेंट मिला है, लेट अस से मैंने कितना मान लिया, सर 20 लाख का मान लिया। ठीक है? अगर आप लोग सेकंड पेमेंट की बात करते हैं तो उसको कितना मिला है, 20 लाख का मिला है। और अगर आप लोग थर्ड पेमेंट की बात करते हैं तो उसको कितना मिला है, 10 लाख का पेमेंट मिला है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये वो अमाउंट है जो कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया। ठीक है? क्लाइंट ने आपके कॉन्ट्रैक्टर को पे किया है, बदले में कॉन्ट्रैक्टर ने आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया है। अब ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे और अगर आप लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्टर के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसा आया है, तो आया है उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। और ये कहा किसने दिया है, सर कॉन्ट्रैक्टी ने दिया है। तो जर्नल एंट्री अगर आप लोग यहाँ पे पास करोगे तो क्या कहोगे, सर आप लोग कह सकते हो यहाँ पे आपका जो कैश अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट
डेबिट हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे सर आपका कैश अकाउंट डेबिट हो गया है। टू आप लोग कहां पे गए हैं, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, आपके कॉन्ट्रैक्टी की बात कर रहे हैं। हमें नाम नहीं पता है तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, कॉन्ट्रैक्टी लिख दिया। इसका यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का जर्नल एंट्री होता अगर आप लोग इसको जर्नल एंट्री पास करते। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा जो आपका डेबिट हुआ है सर वो क्या हुआ है, कैश हुआ है। इसी पॉइंट को उठा करके ना आपका क्या बनाया जाएगा सर, आपका कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा सर, आपका क्या बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर इस चीज का हिसाब किताब रखता है कि एग्जैक्टली कब कितना पैसा किस मोड में कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया है, समझ में आया। तो इस चीज का जो एक सिस्टमेटिक डेटा मेंटेन किया जाता है, जिस अकाउंट के अंदर मेंटेन किया जाता है उसको यहाँ पे आप लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कहते हैं, ठीक है। इसी एग्जांपल को अगर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, जैसे 50 लाख का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट था, उसमें 20 लाख पहले मिला, 20 लाख पहले मिला, बाद में 10 लाख मिला। तो अगर आप इसके लिए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा बिल्कुल सिंपल चीजें रहेंगी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है। सर सिंपल माने आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि आपका डेबिट होता है, उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्रेडिट होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको सेम फॉर्मेट रेडी करना है, इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। हमें क्रेडिट और डेबिट वाला फॉर्मेट आप सभी को पता है, जो पिछली क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था ना, सेम फॉर्मेट यहां पे काम करने वाला है। एक आपका क्रेडिट वाला मामला रहेगा और एक आपका डेबिट वाला मामला रहेगा। तो मैं फटाफट से इसको यहां पे इस पैटर्न को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर हम लोग बना लेते हैं आपका कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो ऊपर आप लोग क्या लिख देंगे सर, हम क्या तैयार कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट तैयार कर रहे हैं। तो ऊपर क्या रहेगा, आपका कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो ऊपर आपने क्या लिख दिया सर, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ईयर वगैरह आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी बात क्या है सर, जरूरी बात ये है यहाँ पे आपका क्या रहता है सर, आपका अमाउंट रहता है। यहाँ पे भी सर आपका क्या रहता है, अमाउंट रहता है। इसके अलावा अमाउंट के बाद आपको क्या लिखना होता है सर, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स लिखना होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे सर, आपका पर्टिकुलर हो गया। यहाँ पर भी आप लोग क्या लिखते हैं सर, आपका पर्टिकुलर हो गया। ध्यान दीजिएगा आपका क्रेडिट और डेबिट वाला मामला बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहाँ पर एंट्री कैसे पास किया जाएगा, किस रेफरेंस में पास करना है उसको समझिएगा। सबसे पहले आपका पैसा कैश में आया है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आपका जो पास करेंगे वो करेंगे, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग बाय द कैश। यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, बाय कैश करते हैं। इधर आप लोग टू वाली साइड लिखते हैं, ये वाली साइड कौन सी है, टू की, और ये वाली कौन सी है, बाई की है। तो बाई कैश आपको सबसे पहले कितना रुपया मिला है सर, आपको 20 लाख मिला है। तो आप लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे आप लोगों ने 20 लाख को मेंशन कर दिया, ठीक है। अब ये वाली सेम डेटा आपका यहाँ पे आता है बेसिक, अगर आपको नियम पता है तो ये क्या आ गया, 20 लाख आ गया। अब याद रखिएगा जो बाई कैश आया है यहाँ पर इस साइड के अंदर ये बैलेंस बन गया है और टू साइड वाले में। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, यहाँ पे कहेंगे ये हमारा बैलेंस है, क्योंकि हमारा ये लास्ट एंट्री नहीं है। लास्ट आपका पेमेंट क्या है, 10 लाख है। अगर आपका लास्ट पेमेंट नहीं होता है तो आपका बैलेंस कैरीड डाउन रहता है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, और कितना है आपका सर, 20 लाख है। समझ में आया, जो आपका अमाउंट सेम है यही आपका सेम यहाँ पे आएगा। तो ये आपको बेसिक समझ में आया, बस ये अगर आपको समझ में आ गया ना, बाई कैश करके आपको लिखना है, फिर ये आपका टू बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा अगर आगे आपका पेमेंट रहता है। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे देखिएगा आपका जो बैलेंस कैरीड डाउन है यहाँ पे ब्रोक डाउन हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपका क्या आ गया सर, आपका बैलेंस ब्रोक डाउन आ गया है। कितना है बैलेंस ब्रोक डाउन, आपका 20 लाख है। इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपका अगला पेमेंट किस में हुआ है सर, कैश में हुआ है। तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, हम क्या लिखेंगे, बाई कैश लिखेंगे। कैश में अगेन आपका कितना पेमेंट हो गया सर, आपका 20 लाख हो गया है। अगर आप लोग इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं तो टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, आपका 40 लाख हो जाएगा। यहाँ पर भी बचा आपको क्या करना है, आपका 40 लाख करना है। क्लियर है, अब ये क्या हो गया, आपका 40 लाख हो गया है। अब यहाँ पे याद रखिएगा अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन, समझ में आया, तो यहाँ पे भी अभी भी आप लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस आपका कितना है, 40 लाख है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 40 लाख लिख देंगे। अब हमारे पास लास्ट पेमेंट कितने का है, 10 लाख का है। तो यहाँ पे ये जो आपका 40 लाख है टू बैलेंस कैरीड डाउन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, अभी हमारा एक पेमेंट और रहता है, कितने का पेमेंट रहा है, 10 लाख का, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे जो बैलेंस है कैरीड डाउन, उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ब्रोक डाउन कर देंगे। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे जो हमारा बैलेंस है, बाई बैलेंस आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रोक डाउन लिखेंगे। टोटल कितना
कितना है सर आपका 40 लाख का है, 10 लाख का आपको क्या मिल गया, कैश मिल गया है, तो आप लोग क्या कहेंगे बाई कैश। आपको कैश कितना मिला है सर आपका 10 लाख का मिला है। अगर आप लोग टोटल पेमेंट की बात करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 50 लाख हो जाएगा, और यहां पर भी आप लोग क्या लिखने वाले हैं 50 लाख लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखते थे क्योंकि हमारा पूरा पेमेंट हो चुका है। अगर पूरा पेमेंट नहीं हुआ है तो आप लोग टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखिएगा। अगर आपका पूरा पेमेंट हो चुका है तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। याद रखिएगा क्या लिखोगे आप लोग, टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लिखोगे, या फिर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो भी आप लोग लिख सकते हो। तो टोटल अमाउंट कितना आया सर आपका 50 लाख आया। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर गए ना तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर मेरे को नहीं लगता आपको कोई परेशानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल दो ही चीजों को ध्यान से समझना है। आपका कैश रिसीव्ड हुआ है उसको आपको समझना है। यहाँ पर एक बार आपने कैश की एंट्री कर दी, यहाँ पे आपने कैश लिख दिया तो यहाँ पे वो टू बैलेंस कैरिड डाउन में चला जाएगा, और लास्ट में जाके आपको टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लिखना है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 40 लाख है, बाई कैश कितना हो गया 10 लाख, टोटल अमाउंट कितना हो गया 50 लाख, क्योंकि हमारे कॉस्ट का प्राइस कितना था सर आपका 50 लाख था। समझ में आया? तो ये आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा समझेंगे तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आएगा जिसको आप लोग यहाँ पे बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा सर, हमने पिछली क्लास में देखा था कि तीन चीजें आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अभी अभी मैंने आपको काफी डिटेल में समझा दिया है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये चीजें आपको क्लियर रही होंगी। बाकी कोई 1-8% डाउट रहता है तो अभी मैं जब न्यूमेरिकल लेके चलूंगा ना तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो जाएगा। अब जब आप लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं ना तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही रहेगा, एक साइड में आपका एसेट होता है, एक साइड में क्या होता है लायबिलिटी होता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं, फिर हम एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल लेके चलेंगे ना, वहां पे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपका एक एसेट साइड होता है और आपका एक दूसरा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स लायबिलिटी साइड होता है। तो फॉर्मेट आप सभी ने अपनी क्लास 11th और 12th के दरमियान पढ़ लिया होगा। तो ये आपका क्या बन गया, एसेट साइड बन गया है, और अगर आप लोग दूसरा लेके चलेंगे तो किसका लेके चलेंगे सर, आपका लायबिलिटी साइड लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका लायबिलिटी साइड। तो ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया है। किसकी बात कर रहे हैं सर, आपके एसेट और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, ऊपर आप लोग क्या लिखते हैं सर, हम क्या तैयार कर रहे हैं, आपका बैलेंस शीट। तो आप लोगों ने क्या लिखा सर, आपका बैलेंस शीट रहेगा, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं सर, आपका एसेट लिखते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं सर, आप लोग अमाउंट लिखते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाता है सर, आपका लायबिलिटी आता है। तो ये आपका बेसिक सा फॉर्मेट है। अब ये आपको पता होगा, बहुत ऑब्वियस बात है कि आपके एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होते हैं, कौन सी साइड एसेट जाएगी, कौन सी साइड आपकी लायबिलिटी साइड जाएगी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, यहां पर जब आप लोग एसेट साइड को समझेंगे ना तो थोड़ा आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। यहां पे आपको एक मैं बना बनाया फॉर्मेट दे देता हूं जिसको आपको सबसे पहले तैयार करना है। अगर आप लोग यहां पे एसेट के अंदर पहला एंट्री पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स हमें WIP को कैलकुलेट करना है। माने आप लोग यहां पे क्या करेंगे सर, आप WIP की बात करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस की बात करेंगे। अब वर्क इन प्रोग्रेस की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर आप लोग किसकी बात करते हैं सर, आपका एक सर्टिफाइड वर्क होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, आपका जो सर्टिफाइड वर्क है उसके अंदर आपको ऐड कर देना है आपका जो अनसर्टिफाइड वर्क होता है। क्लियर है? तो आप लोगों का एक सर्टिफाइड वर्क होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक क्या होता है आपका अनसर्टिफाइड वर्क होता है, दोनों को प्लस कर देना है। अब इसके अंदर माइनस क्या करना है, ये जरूरी बात है। आपने जो आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार किया था और CPL के अलावा आपने एक अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया था, अगर आपको याद होगा तो 2 CPL में चला गया था, आपका WIP रिजर्व आ गया था, तो ये रिजर्व वाला अमाउंट वहां से माइनस करना पड़ेगा। यानी आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोगों का जो WIP रिजर्व है उसको माइनस कर देना है। माइनस में आपको क्या करना है, कैश रिजर्व करना है। सबसे पहले इसका कैलकुलेशन आपको करना है, जो भी अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सिर्फ यही एक नई बात है जिसको आपको समझना है, जिसके लिए बच्चों के दिलो दिमाग और जहन के अंदर कंफ्यूजन बन जाता है कि सर आपको WIP लेके चलना है, WIP के अंदर सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड कॉस्ट को या जो आपका टोटल पेमेंट है उसको ऐड करना है, WIP रिजर्व प्लस में जो आपने कैश रिसीव किया है उसको माइनस कर देना है, जो भी आपका पैसा आएगा वो एसेट साइड में आएगी, टोटल कर देंगे। इसके अलावा जस्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ये फलानी चीज आपकी एसेट है और ये क्या है, लायबिलिटी है। अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो डेफिनेटली आप लोग बैलेंस शीट के क्वेश्चन को बड़ी इजीली टैकल कर सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी, फंडामेंटल बातें थी जिनको आपको समझना, अपने दिलो दिमाग
दिमाग और जहन के अंदर उतारना जरूरी है अगर आप लोग इस तरीके के 18 नंबर के सवाल को अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर टैकल करना चाहते हैं। तो अब यहां पे ध्यान देखिएगा, एक एग्जैक्ट 18 नंबर का सवाल जो आपके पीवाईक्यू लिस्ट के अंदर दिया हुआ है, इस तरीके का सवाल आपको ध्यान रखना है। ये वो सवाल है जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर कई बार मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको क्या क्या तैयार करना है। सर आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार करना है, आपको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट तैयार करना है, इसके अलावा आपको बैलेंस शीट तैयार करना है। तीनों चीजें आपसे पूछ ली है और ये आपका परफेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आपके 18 नंबर के लिए। समझ में आया? तो ये 18 नंबर का सवाल है जहां पर आपको तीनों चीजें निकालनी है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी तैयार करना है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी तैयार करना है और बैलेंस शीट भी तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर आप लोग पेपर पेन की बात करेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को विद इन द 5 to 10 मिनट बड़ा आराम से, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है तो 10 मिनट में हो सकता है, वरना 5-6 मिनट एक एवरेज टाइम में आप लोग सिर्फ लिखने का टाइम नोट कर लीजिए, 5-6 मिनट में इस क्वेश्चन को धुआं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे को सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने तो मैं एक एक चीजों को थोड़ा सा डिटेल में लेकर के चलूंगा, तो आप लोग इस चीज को थोड़ा अपनी कंसीडरेशन में रखिएगा। अब सवाल को पढ़िए क्या कहता है। कोई हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है जो अंडरटेकन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज ओवर द रिवर यमुना फॉर ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपके कॉन्ट्रैक्ट का सर वैल्यू कितना है? 12,50,000 है। पहले ही बात साफ हो गया है कि यहाँ पे रिटेंशन कितने का होगा सर? 20% का होगा, यानी जो 12,50,000 का 20% पैसा बचता है वो रिटेंशन में चला जाएगा। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पैसा रोक के रखेगा जब तक आपका फाइनल काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, काम पसंद नहीं आ जाता है, सारा काम वेरीफाई नहीं हो जाता है, अप्रूव नहीं हो जाता है, जब तक आपको ये 20% वाला पेमेंट नहीं होगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आगे वही आपकी सारी डिटेल दी गई है। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज हो रहा है सर? आपका 30 जून 2016 को क्लोज हो रहा है। सबसे पहले आपको लेबर ऑन साइट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वो सारी जानकारी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग फटाफट से सबसे पहले क्या बना लेते हैं सर? आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार करते हैं। सबसे पहले आपका क्या तैयार होगा सर? आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार होगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट अगर आपको अच्छे से आता है ना, डेफिनेटली आप लोग आगे बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो ये फॉर्मेट भी आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या चीजें डेबिट साइड में आती है, कौन कौन सी चीजें क्रेडिट साइड में आती है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर आपने पिछली क्लास के अंदर जो पिछला क्वेश्चन है वो टैकल किया होगा तो आपको इस चीज की अच्छे से समझ हो गई होगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी कि एग्जैक्टली किस तरीके के सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने आपका फॉर्मेट तैयार कर लिया। सर ये किसका फॉर्मेट है? सर आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट तैयार किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या क्या लिखेंगे, सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं बड़े प्यार से। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके ना आपका पूरी चीजें लिख देता हूं। यहाँ पर आप लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे सर? आपका क्या आ गया? यहाँ पे आपका पर्टिकुलर आ गया और यहाँ पर आपका क्या आता है सर? आपका अमाउंट आता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या आता है? आपका अमाउंट आता है। यहाँ पे अगेन आपका क्या आ जाएगा सर? आपका पर्टिकुलर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर? ये आपका पर्टिकुलर है और यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे सर? आपका अमाउंट है। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा सोच समझ के चलेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें गिवन है उस पर कंसिडरेशन रखिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? लेबर ऑन साइट दिया गया जिसका वैल्यू कितना है? 4,05,000 है। आप सभी को याद होगा लेबर कहां पे आता है? टू साइड में आता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर? आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप लोग टू लेबर की बात करते हैं तो आपका लेबर कितना दिया हुआ है सर? यहाँ पे आपका लेबर दिया हुआ है 4,05,000। तो यहाँ पे मैं कितना लिख देता हूं? आपका 4,05,000 लिख देता हूं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका कितना आ गया? ये 4,05,000 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कितना लिखेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स इस चीज को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि यहाँ पे जो लेबर का कॉस्ट दिया हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, लेबर ऑन साइट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4,05,000 दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया था जब आपके लेबर वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, जब भी आपका लेबर के साथ आउटस्टैंडिंग दिया होता है ना तो आपको प्लस करना होता है और अगर आपको प्रीपेड गिवन होता है तो माइनस करना होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम्स करा चुका हूं तो मेरे को याद है लेबर ऑन साइट के अलावा यहाँ पे आपको वेजेज इन अक्यूर्ड दिखेगा। वेजेज इन अक्यूर्ड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग वेजेज हो गया। वेजेज का मतलब क्या होता है? लेबर। और इसका वैल्यू कितना है सर? आपका 7800 रुपए है। इसका मतलब क्या है? ये जो आपका लेबर ऑन साइट है इसी के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग भी ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता है टू लेबर की बात करते हैं तो लेबर सर आपका कितना दिया हुआ है? 4,05,000 गिवन है और इसी के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या प्लस कर देना है? आपका आउटस्टैंडिंग लेबर प्लस कर देना है जिसका वैल्यू कितना था सर? आपका 7800 था।
यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर टोटल कर देंगे तो ये आपका 7800 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर अब आप लोग क्या कर पाएंगे, टोटल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला आपका जो डेटा था उसको मैंने यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है, पिछली क्लास में भी सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी। यहाँ पे ये जरूर लिख दीजिएगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या तैयार कर रहे हैं, सर आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर 4,05,000 के अंदर प्लस करते हैं 7800 का, तो हमें मिलता है 4,12,800। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, सर आप लोग लिखेंगे 4,12,000, आपको कितना मिल रहा है, 800 मिल रहा है। ये आपका पहला डेटा था जो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है मटेरियल डायरेक्ट टू साइट लेस रिटर्न। अब ये है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। लेट रिटर्न का मतलब क्या होता है, लेस रिटर्न का मतलब आपने माल मंगवाया, उसके बाद जो आपने कुछ माल उल्टा भेज दिया, उसके बाद का मटेरियल है। सर कितना दिया हुआ है, 4,20,000 दिया हुआ है, इसका मतलब ये मटेरियल है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, सर यहाँ पे आप लोग लिख देंगे आपका क्या गिवन है, आपको मटेरियल गिवन है, मटेरियल का वैल्यू कितना गिवन है, चर आपको 4,20,000 का मटेरियल गिवन है। क्लियर है, तो ये आपका सेकंड आइटम था जो यहाँ पर गिवन था। इसके बाद एक और डेटा दिया हुआ है मटेरियल फ्रॉम साइट 81,200। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऊपर भी मटेरियल था नीचे भी मटेरियल था। सर ये मटेरियल डायरेक्ट टू साइट लेस रिटर्न था, यानी कि ये भी मटेरियल है और ये भी मटेरियल है, तो मटेरियल फ्रॉम साइट के नाम से आप लोग लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, सर यहाँ पे लिखेंगे हम, आप किसकी बात कर रहे हैं, सर मटेरियल की। ये कौन सा मटेरियल है, सर फ्रॉम साइट वाला मटेरियल है, और ये कितना गिवन था आपका 81,200। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा कितना आ गया, सर आपका 81,200 आ गया। ठीक है, यहां तक सर हमने क्लियर कर लिया। अब आगे क्या है, हायर एंड यूज ऑफ ए प्लांट। कोई भी प्लांट आपने मशीनरी खरीदा, उसको हायर किया है, माने किराए पे लिया है, तो ये एक्सपेंस हो गया, तो ये भी टू की साइड में जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है, सर आपका 12,100 दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू हायर एंड यूज। मैं सिंपल लिख देता हूं कि आपका क्या है, ये आपका टू हायर एंड यूज है। कितना वैल्यू था, सर आपका 12,200 था, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा कितना वैल्यू है, सर आपका 12,200 है। ठीक है, तो कितना हो गया, 12,200 नहीं है सर आपका 12,100 है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 12,100। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन यहां तक हमारा डन हो गया है। आगे डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से 23,000 गिवन है, और अगर आप लोग यहां पे देखेंगे ना, डायरेक्ट एक्सपेंस एक्रूड भी है। एक्रूड का मतलब क्या बताया था, सर ये आपका आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, ये क्या है, आपका आउटस्टैंडिंग है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 23,000, उसके अंदर हमें आपका आउटस्टैंडिंग 1,600 ऐड करना है। साथ ही मैं लिख देता हूं, अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या लिखा आपने, टू डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है, और आई थिंक वो कितना वैल्यू था, 23,000 गिवन था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23,000 गिवन होगा। अब 23,000 में अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 1,600 का है, तो यहाँ पे आप लोग प्लस कर देंगे। आप लोग क्या लिखेंगे, सर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का है, 1,600 का है। ठीक है, तो ये टोटल माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कर देना है। वैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो मैं यहाँ पे ये 23,000 प्लस में 1,600 यहाँ पे अगर ऐड करता, तो उसको यहाँ पे भी लिख सकता था डायरेक्टली, माने 23,000 यहाँ पे लिखा, 1,600 यहाँ पे, पर मैंने यहाँ पे सेपरेटली कर दिया, तो कोई ज्यादा यहाँ पे ऐसे बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या गिवन है, सर आपको जर्नल ओवरहेड गिवन है 37,100 के नाम से, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, टू जर्नल ओवरहेड के नाम से लिख दीजिएगा। कितना है आपका जर्नल ओवरहेड, आपका कितना गिवन है, जर्नल ओवरहेड का वैल्यू है 37,100, तो आप लोग क्या लिखेंगे, सर आपका 37,100 वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो जो जो चीजें मेरे को टू वाली साइड लिखनी है, वो मैं टू वाली साइड एडजस्ट करता जा रहा हूं, जो हम लोगों ने अपने पिछले जो आपके लेक्चर है जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वाला, वहां पर सीखा था। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। मटेरियल इन हैंड ऑन जून 30, 2016, यानी कि ये जो मटेरियल है, ये आपका क्लोजिंग मटेरियल है। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बाई वाली साइड जाता है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो आपका क्लोजिंग मटेरियल है, कितने का वैल्यू है, सर क्लोजिंग मटेरियल का 6300 का वैल्यू है, इसको मैं आगे जाकर के बाई साइड में लिख दूंगा। तो यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, सर आप लोग कहेंगे बाई मटेरियल क्लोजिंग। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका मटेरियल है, और ये कौन सा है, सर आपका क्लोजिंग स्टॉक वाला है, और कितना वैल्यू है, सर आपका 6300 है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, सर 6300 लिख देंगे। ऊपर किस लिए छोड़ा है, सर आपका WIP सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड वर्क वाला केस आएगा ना, तो उसके लिए हमने जगह छोड़ा है। अब ये सारी चीजें होगी, मटेरियल इन हैंड हो गया, एक्रूड हो गया, वर्क नॉट यट बी सर्टिफाइड एट ए कॉस्ट, माने आपका नॉट सर्टिफाइड वर्क कितना है, आपका 16,500 का है, और अगर आप लोग देखेंगे अमाउंट सर्टिफाइड कितनी है, आपकी 11 लाख है। और अगर आप लोग कैश रिसीव की बात करते हैं,
तो आपका 8,80,000 है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आप लोग यहाँ पे एक हमारा और कंपोनेंट बच गया, दैट इज द बाई WIP। तो आप लोग क्या लिखते हैं सर, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं WIP। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर सबसे पहले आप लोग किसकी बात करते हैं, आपके सर्टिफाइड वर्क की बात करते हैं। उसके बाद आप लोग किसकी बात करते हैं, अनसर्टिफाइड वर्क की बात करते हैं। आपका सर्टिफाइड वर्क का वैल्यू कितना दिया गया है सर, आपका 11 लाख गिवन है, ओके। अगर आप लोग अनसर्टिफाइड वैल्यू की बात करते हैं तो 16,500 गिवन है सर। टोटल कर देते हैं 11,16,500। क्लियर है, ये आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये कितना हो गया, 11,16,500। तो ये आपका टोटल आ गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका क्या तैयार हो गया है, मोटा मोटा आप लोग कह सकते हैं सर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार हो गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर मैंने क्या बताया था, अब इसके अलावा कोई बस तो नहीं गया है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा सर। हमने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब क्या करना है सर, वही आपको सरप्लस वगैरह निकालना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करने वाले हैं सर, इसका टोटल करने वाले, ठीक है। अगर आप लोग इसका टोटल करते हैं तो कैसे होगा टोटल सर, इनको ऐड कर देंगे। आपका कितना है हमारे पास 11 लाख, उसके बाद कितना है आपका 16,000 और उसके बाद कितना है सर 500 है, प्लस कितना करना है सर आपको 6300 करना है, 11,21,800 आ जाएगा। तो यहां पे अगर आप लोग मेंशन करते हैं तो कितना आया, सॉरी 11,22,800 है, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो गया है। अब ये अमाउंट आपका यहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा, पिछली क्लास में मैंने सिखाया था। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर आपका 11,22,800। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग क्या निकालते हैं सर, आप लोग निकालते हैं टू सरप्लस। आप लोग क्या निकालते हैं, आपका सरप्लस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इस अमाउंट के अंदर से टोटल को माइनस कर देना। अगर आप लोग टोटल को माइनस करते हो तो कीजिए, आपका कितना है 4,12,800 गिवन है, प्लस में कितना है आपका 4,20,000 गिवन है। फिर आप कहेंगे प्लस में कितना है सर 81,200 है हमारा, प्लस में कितना है 12,100 गिवन है, प्लस में कितना है आपका 23,000 गिवन है, और प्लस में कितना है सर आपका 1,600 गिवन है, प्लस में कितना है आपका सर 37,100 गिवन है। तो आप लोग क्या कहेंगे, कितना है 37,100 गिवन है। टोटल आपका 9,87,800 बनता है। अगर 11,22,800 के अंदर से मैं इसको माइनस कर देता हूं तो 1,35,000 एग्जैक्ट अमाउंट बचता है। तो कितना आ गया सर 1,35,000 हमारा एग्जैक्ट अमाउंट आ गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर, बाई सरप्लस लिख देंगे। तो आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका बाई सरप्लस। कितना है सर आपका 1,35,000। ये जो आपका एग्जैक्ट अमाउंट है 1,35,000। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर बचा आपको ये जो आपका सरप्लस आया है ना, इसको डिवाइड करना होगा। किस में डिवाइड करना होगा, यहाँ पे हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हम इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग टू आपका CPL में डिवाइड करेंगे। CPL माने कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। और उसके बाद आप किसकी बात करने वाले हो, WIP की बात करने वाले हो। WIP कौन सा केस रहेगा सर, ये आपका रिजर्व वाला केस रहेगा। यही आपके दोनों हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अगर आप लोग सरप्लस को इन दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा सर, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या निकालना पड़ेगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जिसका फॉर्मूला क्या था सर, इसका फॉर्मूला था आपको सर्टिफाइड वर्क लेना है। आपका सर्टिफाइड जो भी वर्क है उसका जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे सर, 100 से कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जस्ट आपको वैल्यूज पुट करना है। सर्टिफाइड वर्क कितना है सर आपका 11 लाख गिवन है, ओके सर 11 लाख हो गया। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बोला था कॉस्ट का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो कितना है सर आपका 12,50,000 है, ठीक है। आप सभी को याद आ गया होगा। मल्टीप्लाई में सर कितना करना है, 100 करना है, आपको परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। परसेंटेज अगर आप लोग निकालते हैं सर 11 लाख है मेरे पास, 11 लाख को डिवाइड कितने से करना है, 12,50,000 से डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई मेरे को 100 से करना है, 88% आ गया, ठीक है। अब याद कीजिए अगर आप लोग 88% की बात करते हैं तो ये कहां पे आता है सर, तीसरी कैटेगरी के अंदर आता है, जहां पे मैंने बताया था अगर आपका जो आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो इन बिटवीन द 50 to 90 रहता है तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। सर CPL का फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, आपने ही तो बताया था हमको 2/3 लेके चलना है, मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, सरप्लस लेके चलना है, मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, वर्क या आपका कैश रिसीव, और अपन में क्या करेंगे आप लोग वर्क सर्टिफाइड लगा देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास के अंदर काफी डिटेल में पढ़ाया था, उम्मीद करता हूं आप सभी को याद होगा, ठीक है।
इसी के भी यहाँ पे हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे। सर यहाँ पे आपको क्या करना है, सर आपको यहाँ पे 2/3 लेके चलना है। सरप्लस का वैल्यू सर हमारा 1,35,000 गिवन है, ओके। मल्टीप्लाई में कैश रिसीव्ड, ये जरूरी बात है, 8,80,000 आपको दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए 8,80,000 कैश रिसीव्ड है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 8,80,000 का वैल्यू हमें गिवन है और आपका यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड कितने का है सर, 11 लाख का है। तो इसको अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा इस 1,35,000 के अंदर सीपीएल में कितना जाएगा। तो सबसे पहले 2 को डिवाइड करते हैं 3 से, जो आंसर आता है उसको 1,35,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, जो भी हमारा आंसर आता है उसको 8,80,000 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड कर देना है 11 लाख से, ठीक है। तो ये हो गया 11 लाख, तो ये आ गया आपका 72,000। तो अगर आप लोग यहाँ पे सीपीएल अमाउंट की बात करते हैं तो कितना आ गया, 72,000 आ गया है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, सीपीएल अमाउंट अगर आपका 72,000 है, तो अगर आप लोग यहाँ पे 1,35,000 के अंदर से अगर आप लोग 72,000 माइनस कर देते हैं तो आपका 63,000 कहां पे चला जाएगा सर, आपका डब्ल्यूआईपी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। टोटल करेंगे तो आपका नीचे कितना आ जाएगा, अगेन आपका 1,35,000 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिए, जो जो डेटा गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, उन्हीं का इस्तेमाल करके ना, मैंने पीछे जो जो बातें हम लोगों ने पढ़ी थी सबको कंपाइल करके इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल किया है और हमने फाइनली क्या निकाल लिया, डब्ल्यूआईपी निकाल लिया। और याद रखिएगा इसका एक अहम रोल रहने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, अगर आप लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो आपको किसकी इस्तेमाल करना पड़ेगा, डब्ल्यूआईपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां पर भी ये जरूरी रहेगा, ठीक है। तो ये बात तो खैर हमने अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी सीख ली थी कि सर ये तो वही बातें जो हमने की है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर रही होगी। जो पहला आपका पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वाला, वो क्लियर हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मामला समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया था सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो हमें पकड़ना है हमें कैश कितनी बार रिसीव हुआ है और कितना रिसीव हुआ। सर एक बार ही रिसीव हुआ है आपका 8,80,000 और हमारा टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना था, 12,50,000। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे वही मैं यहाँ पे लगा करके ना अभी आपको क्या बना के दिखाने वाला हूं सर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर भी अगेन आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्रेडिट लेना है, सर आपको डेबिट लेना है, वही सारी चीजें रहेंगी जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। बस थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में चीजों को आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, अरेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको डुप्लीकेट कर लीजिएगा और यहाँ पर भी आप लोग इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा, जो अभी मैं बात बता रहा हूं सिर्फ आपको कैश वाली बात पर फोकस करना है। मैंने अभी अभी आपको काफी डिटेल में जाकर के बात समझाई भी थी कि हमें कहां पे फोकस करना होता है सर, कैश के अंदर फोकस करना होता है। इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, ऊपर मैंने लिख दिया सर हम क्या तैयार कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डेट वेट आप लोग डाल लेना, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या करना है सर, मेरे को यहाँ पे अमाउंट लिखना है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, अमाउंट रहेगा। यहाँ पर आप लोग क्या लिखते हो सर, आप लोग पर्टिकुलर लिखते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं क्या लिख देता हूं, आपका पर्टिकुलर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर। अब ध्यान से समझिएगा जो बातें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम कैश की बात करते हैं। सर हमें केवल एक बार कैश मिला है और मैंने समझाया था बाई कैश से आपको यहाँ पे लिखना है। सर कितना मिला है सर, आपको 8,80,000 का कैश मिला है और एक बार मिला है, तो आपका टोटल कितना बना सर, आपका 8,80,000 बन गया। ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है। 8,80,000 हो गया। अब यही आपका इधर एंट्री आएगा, यानी कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था सर, इधर क्या लिखना है, एग्जैक्ट अमाउंट आएगा, कितना आएगा 8,80,000। और क्योंकि ये बैलेंस है तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख रहे थे, फॉर्मेट क्या था सर, यहाँ पे हमें लिखना होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन क्यों किया है सर, क्योंकि इससे आगे पेमेंट मिलेगा। हमारे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना था सर, हमारे प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 12.5 लाख रुपया। अभी केवल एक बार पेमेंट आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8,80,000, तो वही हमको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर मेंशन करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। अगर आप लोग इस चीज को समझते हैं तो देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार हो गया, ठीक है। सेम बातें मैंने जब फंडामेंटल क्लियर किए थे तो यहाँ पे आपको समझाई थी ये वाला, ठीक है। ये आपका पूरा रहेगा एक एग्जांपल पे, जहां पे हमें 3 बार कैश रिसीव हुआ था। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हमें केवल एक बार कैश रिसीव हुआ है, तो एक बार का आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी बात हुई किसकी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। सर अब किसकी बात कर लेते हैं फटाफट से, हम एक बार बैलेंस शीट को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा है ना हमें क्या तैयार करना है सर, हमें बैलेंस शीट को तैयार करना, ठीक है। हमें क्या तैयार करना है सर, हमें बैलेंस शीट को तैयार करना है। तो मैं यहीं पे इसका फॉर्मेट ही तो चेंज करना है एसेट्स और लायबिलिटी को लेकर के ना। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और यहाँ पे मैं इसी का पार्ट डुप्लीकेट करके ना नीचे उतार
उतार लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आप सभी के लिए निकल के आएगी। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है ना, वो अगर आप लोग चाहते हैं आपको ना हो तो अभी मेरी बातों पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें क्या तैयार करना है सर, आपका बेसिकली हमें यहाँ पे बैलेंस शीट तैयार करना है। तो ऊपर आप लोग क्या लिख देंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। ये आपका सेकंड पार्ट था, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। बैलेंस शीट के अंदर सर आपका पर्टिकुलर थोड़ी ना होता है, एसेट्स लायबिलिटी होता है। तो आप लोग क्या लिख देंगे, एसेट्स और लायबिलिटी लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाली साइड क्या होती है सर, आपकी एसेट्स होती है, और ये वाली साइड क्या होती है सर, आपकी लायबिलिटी होती है। क्लियर है। अब एसेट्स और लायबिलिटी आप सभी जानते हैं, उसके ऊपर मेरे को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था यहां पे कंपोनेंट आएगा, अगर आप सभी को याद हो तो मैंने क्या सिखाया था सर, यहां पे आपका क्या आएगा, एक कंपोनेंट आएगा, जिसको अगर आपने सीख लिया ना तो आप लोग बड़े प्यार से तमाम चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे। यहां पे मैं उसका एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूं ताकि आपको दोबारा से रिकॉल हो जाए। सबसे पहले आपको क्या पकड़ के चलना है, WIP पकड़ के चलना है सर। WIP के अंदर आप लोग क्या लेके चलेंगे, आप लोग अपना सर्टिफाइड वर्क लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आपका सर्टिफाइड वर्क हो गया है। उसके बाद आपको इसमें प्लस कर देना है आपका जो भी अनसर्टिफाइड वर्क का कॉस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे सर, आपका अनसर्टिफाइड वर्क का कॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2 कंपोनेंट होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका WIP का रिजर्व वाला कंपोनेंट है वो माइनस कर देना है, और जो आपको कैश रिसीव हुआ है, याद रखिएगा आपको क्या हुआ है, कैश रिसीव्ड हुआ है, उस कंपोनेंट को माइनस कर देना है। यहां पर जो अमाउंट आएगा उसका लेखा जोखा सबसे पहले यहां पे जरूरी रहने वाला, ठीक है। सबसे जरूरी जानकारी आपको यहाँ पे यही डालनी है, बाकी सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड मैच नहीं होगी, किसी क्वेश्चन में नहीं होगी, आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर पहले बैठा के चलना। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग सर्टिफाइड वर्क की बात करते हैं तो यहीं पे लिख दूं मैं, फटाफट से सारी एंट्रीज लिख देते हैं सर। यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हो तो आप लोग क्या कहेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर अगर आप लोग सबसे पहले सर्टिफाइड वर्क की बात करते हैं तो आपका कितना अमाउंट है सर, आपका 11 लाख अमाउंट है। तो यहीं पे लिख दे हम लोग, कितना आ गया सर, आपका 11 लाख आ गया, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे अनसर्टिफाइड वर्क की बात करते हैं प्लस करके तो आपका कितना था, 16,500 था। अगर आप लोग इनको टोटल करते हैं तो आपका बनता है सर 11,16,500, ठीक है। अब यहीं पे आपको क्या करना है सर, आपको लेस करना है आपका WIP वाला कंपोनेंट, और WIP के अंदर भी हमें कौन सा कंपोनेंट लेके चलना है सर, रिजर्व वाला कंपोनेंट माइनस करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे सर, आपका WIP में रिजर्व वाला कंपोनेंट आपको माइनस करना है सर। रिजर्व वाला कंपोनेंट कितना था, आपका आया था यहाँ पर 63,000। तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ से आपका 63,000 माइनस कर देंगे। अगर आप लोग 63,000 माइनस करते हैं तो कितना बचता है सर, आपका 11,16,000 आपके पास से वैल्यू है, 16,500, ठीक है ना। माइनस कितना किया है सर, 63,500 किया है, तो आपके पास बचता है एग्जैक्ट अमाउंट 10,53, यानी कि आपके पास कितना बचा, 10,53,000 का अमाउंट बचा है। अब इसको समझिएगा, यहाँ पे एक अमाउंट और आपको माइनस कर रहा है, दैट इज द CR, कैश रिसीव्ड। और कैश रिसीव्ड कितना था सर, आपका 8,80,000 था। यहाँ पे आपको इसको माइनस कर देना है, जो फाइनल आंसर आता है वो यहाँ पे लिख देंगे। 8 लाख आपका कितना था, 80,000 माइनस करते हैं 1,73,000 आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका 1,73,000 आ गया, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट काम डन हो गया है। इसी के ऊपर सारा का सारा बैलेंस शीट डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे दोबारा आ जाना है, सर क्या कोई ऐसी चीज दी गई है जो आपका एज ए एसेट की तरह काम करती है। तो सर एक चीज दी गई है, मटेरियल इन हैंड, ये मेरा एसेट है जिसकी वैल्यू कितनी है, 6300 है। तो यहाँ पे मैं इसको भी एसेट की साइड में लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मटेरियल के स्टॉक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मटेरियल के स्टॉक की बात करते हैं। तो सर कितना हो जाएगा, आपका 6300 हो जाएगा। और आपको क्या कर देना सर, दोनों को सम कर देना, ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे सर, आप टोटल कर देंगे, आपको एक आंसर मिल जाएगा। 1,73,000 के अंदर अगर आप लोग 6300 प्लस करते हैं 179,300, तो आपका कितना आ गया, 179,300 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक साइड हो गया है। अब यहाँ पे देखिए लायबिलिटी को आप सभी ने देखा इस क्वेश्चन के अंदर, सर कहीं पे लायबिलिटी भी गिवन है, यस गिवन था लायबिलिटी, अगर आप सभी को याद हो। आउटस्टैंडिंग वाला कंपोनेंट, जैसे आपका एक तो वेजेज अक्रूड था, ठीक है ना, वेजेज अक्रूड कितना था, 7800 था। उसके अलावा एक और इनअक्रूड था, क्या था आपका, यस डायरेक्ट एक्सपेंस वाला था। तो
आप लोग क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है आपका, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं और उन्हीं पॉइंट को हाईलाइट करते हैं जिनकी अभी हमें जरूरत है। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, वेजेस एक्रूड की बात कर रहे हैं, 7800 है। उसके बाद अगर आप लोग डायरेक्ट एक्सपेंस एक्रूड की बात करेंगे तो आपका 1600 है, ठीक है। तो इन दोनों कंपोनेंट को हमको लायबिलिटी में लिखना है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपका, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे आपका क्या है, ये आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस है, और आउटस्टैंडिंग वेजेस का वैल्यू कितना है सर आपका, कितना गिवन था, 7800, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कितना लिख देंगे सर, आपका आ गया 7800, ओके। इसके अलावा आपका क्या था, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस था, तो यहाँ पे लिख दे सिर्फ क्या है आपका आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है सर, कितना था, 1600 था, ठीक है। अब आपको क्या करना है सर, इसका टोटल कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे इनको टोटल करके लिख देना है, इनको टोटल करके लिख देना है, कोई आपको यहाँ पे मैच करने की जरूरत नहीं है। 7800 प्लस में कितना करना है सर, आपको 1600 कर रहा है, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा, 9400, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग काम कर देते हैं तो यहां पर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, जिसको आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं, आपका पूरा का पूरा काम निपट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तीन पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, तीन फाइनल जो आपकी कैलकुलेशन के बिहा पे इस तरीके का न्यूमेरिकल पूरे पूरे 18 नंबर के लिए आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है, और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको समझना है, किस अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन टैकल करना है, इस बात को समझना है। और सबसे जरूरी बात, इसको जरूर अपने दिलो दिमाग और ख्याल के अंदर रखिएगा, जो ये चीज मैंने आपको बताई है ना, ये काफी जरूरी है। अगर आप लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं, बैलेंस शीट में सबसे जरूरी कंपोनेंट आपका यही रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना। तो आज की क्लास आपको उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी, न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब इस क्लास के अंदर हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है, जिसको हम लोग अपनी आने वाली क्लास के अंदर कर लेंगे। एक ही न्यूमेरिकल है, उसके ऊपर इसकी जैसे इस टॉपिक के ऊपर मल्टीपल न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, या फिर आपसे बैलेंस शीट के ऊपर आपको भर भर के न्यूमेरिकल है। लेकिन एक और आपका क्लोज के ऊपर क्वेश्चन है, उसको मैं अगली क्लास के अंदर कवर करूंगा। उसके बाद आप लोग ये मान के चल सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।